Subscribe to my channel and tap on the bell icon so that you will never miss an update. नमस्ते ऑल एंड वेलकम बैक टू साविसियस। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे को या मानवता को या इसकी जीव सृष्टि को क्या नुकसान हो सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आपको ये नाम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। तो दोस्तों, इन एस्ट्रॉइड्स को नाम वो देता है जो कि इसको डिस्कवर करता है। वो एस्ट्रोनॉमर हो सकता है या नासा की नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सिस्टम हो सकती है। अब जबकि पूरे वर्ल्ड में एक कोरोना वायरस का ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, तो इसके तरफ किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन नासा ने इसके बारे में पहले ही सबको इन्फॉर्म कर दिया था। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एस्ट्रॉइड्स एक्चुअल में होते क्या है, वो आते कहाँ से है, और या नासा या एस्ट्रोनॉमर्स इसे प्रेडिक्ट कैसे करते हैं कि ये एस्ट्रॉइड अब इस टाइम पे यहाँ पे आएगा या पृथ्वी से टकराने जाने वाला है या नहीं। ये सब नासा या एस्ट्रोनॉमर्स इसे प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ऐसे बिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड स्पेस में है, लेकिन इससे बचने के लिए अब अगर आप जानेंगे तो लगभग अराउंड 6.5 करोड़ साल पहले ऐसे ही एक 10 किलोमीटर चौड़े एस्ट्रॉइड ने डायनासोर को ख़त्म कर दिया था। लेकिन उस टाइम एस्ट्रॉइड को ख़त्म करने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं थी। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि नासा का अभी क्या प्लान है। अगर फ्यूचर में कोई ऐसा एस्ट्रॉइड आता है तो उसे ख़त्म करने के लिए नासा के क्या से, इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे। ये सारी जानकारी अगर आप बिल्कुल छोटी सी वीडियो में चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो डज नॉट मेकिंग वीडियो टू मच लेंथी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दूं कि ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये सेफली हमसे लगभग 63 लाख किलोमीटर या 6.3 मिलियन किलोमीटर से पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेस कंसिडर करते हैं तो ये दूरी बहुत छोटी है। तो ये दूरी अराउंड 16 टाइम्स लूनार डिस्टेंस के उतनी है। लूनार डिस्टेंस क्या होता है? जितना कि हम पृथ्वी और मून में जितना डिस्टेंस होता है उसको लूनार डिस्टेंस बोलते हैं। तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सेफली पास हो जाएगा अर्थ से, लेकिन बिल्कुल नज़दीक से जाएगा। लेकिन हम देखेंगे दोस्तों, अगर ये एस्ट्रॉयड अनफॉर्चुनेटली अगर टकरा जाता तो पृथ्वी को क्या हो जाता। क्योंकि इस एस्ट्रॉयड को नासा ने तो पोटेंशियली हैज़ार्डस एस्ट्रॉयड में क्लासीफाई कर दिया था, तो डेफिनेटली इससे ये मानवता जो है या पृथ्वी की जो जीव सृष्टि है वो इससे डिस्ट्रॉय हो जाती कम्प्लीटली। लेकिन इससे पहले, ये देखने से पहले हम देखेंगे कि एस्ट्रॉयड एक्चुअल में होते क्या है। तो दोस्तों, एस्ट्रॉयड वो होते, सपोज एक सोलर सिस्टम फॉर्म हो रही है तो उस टाइम ही एस्ट्रॉयड बनते हैं। एस्ट्रॉयड का उतना मास नहीं होता कि वो खुद को स्पेरॉइडल या प्लानिटरी शेप में क्रश कर पाए, क्योंकि उनकी उतनी ग्रेविटी नहीं होती उनके कम मास की वजह से। इसलिए वो हार्ड स्पेस रॉक में ही इरेगुलर शेप में ही रह जाते हैं और वो भी सन को ऑर्बिट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो मार्स, हमारे मार्स प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसमें बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं। लेकिन अगर उसको एक टुगेदर क्रश किया जाए तो उनका टोटल मास और उनकी टोटल साइज़ हमारे मून से भी कम हो जाएगी। इस बेल्ट से ही या स्पेस से कोई भी अगर ये एस्ट्रॉयड या पत्थर पृथ्वी पे आके गिरता है और डैमेज करता है तो उसे एस्ट्रॉयड कंसिडर किया जाता है। तो चलो देखते हैं, अगर ये 29 अप्रैल वाला जो है 1998 OR2 वाला एस्ट्रॉयड अगर टकराता तो क्या हो जाता। तो दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो 65 मिलियन ईयर्स एगो जब एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉयड मेक्सिको में पृथ्वी पर गिरा था, जिसने कि डायनासोर की पूरी स्पीसीज़ को, या आप बोल सकते हैं 75% जो हमारे अर्थ पे स्पीसीज़ है उनको ख़त्म कर दिया था। तो ये इतनी एनर्जी थी दोस्तों कि एक जितनी कि मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक साथ फोड़ने में होती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, एस्ट्रॉयड बहुत फास्ट स्पीड से मूव करते हैं, वेलोसिटी से मूव करते हैं, लगभग आप बोल सकते हैं कि कुछ 1000 किलोमीटर्स पर आवर से। तो इतनी अगर स्पेस से, इतनी ज़्यादा स्पीड से अगर स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट आता है और पृथ्वी से घिरता है तो वो बहुत ज़्यादा कैनेटिक एनर्जी पृथ्वी पर ट्रांसफ़र कर देगा। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी अगर इम्पैक्ट की होती है तो पृथ्वी पर क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले कि वो जो पृथ्वी का डेब्रिस है, जो मटेरियल है, वो स्पेस में उड़ जाएगा वेपोरेट होके या बर्न होके। वो वेपोरेट या बर्न होके पृथ्वी से ऊपर या स्पेस में उड़ जाएगा और बाद में यही मटेरियल एज अ फायर रेन बोल के नीचे गिरेगा। तो इससे क्या होता है दोस्तों, पूरी डस्ट जो है वो उस टाइम
अगर आप देखेंगे डायनासोर के टाइम, तो पूरी डस्ट जो है वो स्काइज में या पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में फैल गई थी, और इतनी फैल गई थी कि वो कुछ एक साल के लिए वहाँ पर ही रुकी और सन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। तो इसकी वजह से सनलाइट भी नीचे नहीं आ रही थी, और पृथ्वी पे आप देख सकते हैं तो टेम्परेचर भी लगभग 300 डिग्री के ऊपर बढ़ गया था। तो इस इतनी टेम्परेचर में या ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अराउंड कोई भी स्पेसीज जिंदा नहीं रह सकती। तो इसलिए अगर ये एस्ट्रॉयड टकराता तो बहुत डेंजरस हो जाता, लेकिन ये सेफली पास हो जाएगा, सो डोंट वरी। अगर ये 1998 OR2 वाला एस्ट्रॉयड आप कंसिडर करते तो ये एस्ट्रॉयड लगभग अराउंड 31,282 किलोमीटर पर आवर से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये कोलाइड करता है तो इसकी उतनी ही एनर्जी इम्पैक्ट होगा जितने कि बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब एक साथ फोड़ने में होता। तो ये बहुत डेंजरस हो जाता, लेकिन इसीलिए नासा ने इसे पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉयड में कंसिडर कर दिया था। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, इसकी क्या गारंटी है कि फ्यूचर में एस्ट्रॉयड हमारे पृथ्वी पर नहीं आएंगे। बिल्कुल भी कोई नहीं आ सकते हैं, सवाल है कब और कैसे। क्योंकि डायनासोर के टाइम तो वो इंटेलिजेंट स्पेसीज थी, लेकिन ह्यूमंस जितनी इंटेलिजेंट स्पेसीज अभी तक पृथ्वी पर नहीं हुई है। तो हमारे पास दोस्तों ह्यूमंस को इसीलिए जाना जाता है कि वो डिफेंडर्स है। तो हमारे पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि हमें इन एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से बचा सके और हमारी ह्यूमन स्पेसीज को कंजर्व कर सके। चलिए देखते हैं कि नासा या एस्ट्रोनॉमर्स इस एस्ट्रॉयड को या इन जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है इसको कैसे ट्रैक करती है और कैसे फ्यूचर में प्रेडिक्ट करती है, और कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है कि एस्ट्रॉयड या कोई भी एस्ट्रॉयड पृथ्वी से कब टकराएगा या कब मिस हो जाएगा या कब किस टाइम पे आएगा। दोस्तों सबसे पहले तो ये नासा के एस्ट्रोनॉमर्स है या कोई भी एस्ट्रोनॉमर है या नासा की नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सिस्टम है, वो क्या करती है दोस्तों, सर्वेयर टेलीस्कोप से या टेलीस्कोप से स्पेस में एक स्पॉट कंसिडर कर लेती है, एक कोई भी स्पॉट, और उसकी डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट इमेजेस लेती है। एक वीक के टाइम पे उसकी इमेजेस लेती है उस सेम स्पॉट की। तो उस सेम स्पॉट में अगर हम देखेंगे तो उसमें कोई स्टार होते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टार्स इफ दैट ऑब्जेक्ट्स मूव, तो उसे एस्ट्रॉयड कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर्स क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं कि पहले वाले एस्ट्रॉयड लिस्ट में उसका नाम है या नहीं। अगर नहीं है तो उस पर और ज़्यादा रिसर्च की जाती है और उसकी ट्रैजेक्टरी डिसाइड की जाती है और उसके ट्रैजेक्टरी पाथ की कैलकुलेशन की जाती है, और वो चेक किया जाता है कि वो पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस करता है या इंटरसेक्ट करता है या नहीं। तो उस पर और ज़्यादा रिसर्च होती है। इसी ही तरह से एस्ट्रॉयड को नासा या एस्ट्रोनॉमर्स ट्रैक करते हैं। लेकिन यार ये सब एस्ट्रॉयड्स या मीटियर्स बोल सकते हैं आप, ये आते कहाँ से है, आपने कभी सोचा है? तो ये ज़्यादातर एस्ट्रॉयड आते हैं हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट से। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट से कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। ये नॉर्मली जो सभी एस्ट्रॉयड है वो सन को ही ऑर्बिट करते हैं, लेकिन जब भी जुपिटर की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है और सैटर्न की वो बहुत बहुत ज़्यादा है, अगर ये जुपिटर और सैटर्न एक साइड में आ जाते हैं तो एस्ट्रॉयड की नॉर्मल ऑर्बिट से उसे प्लंक कर देगा और साइड में डिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसी वजह से एस्ट्रॉयड की ऑर्बिट थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है और पूरी तरह से चेंज होके वो एस्ट्रॉयड अपनी अलग ही रिजल्टिंग ऑर्बिट में ऑर्बिट करने लगता है। और अगर ये ऑर्बिट की ट्रैजेक्टरी हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट को इंटरसेक्ट करती है तो इसे पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉयड बोला जाता है, और यही से वो सारे एस्ट्रॉयड्स आते हैं। हालांकि सभी स्पेस के पत्थर हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पृथ्वी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर जो छोटे छोटे होते हैं, जो 10 मीटर से भी छोटे होते हैं, उसे हम मीटियर बोलते हैं। जो कि हम शूटिंग स्टार की या टूटता तारा देखते हैं स्काई में, उसी तरह से वो दिख जाते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जो छोटे छोटे पत्थर है अराउंड 10 मीटर से भी छोटे, उसे हम मीटियर बोलते हैं या टूटता तारा बोलते हैं। वो क्या होता है दोस्तों, वो छोटे छोटे पत्थर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन से, एटमॉस्फेरिक एयर्स के फ्रिक्शन से वो पिघलने लगते हैं या वेपोराइज होने लगते हैं, तो वो जल जाते हैं उसकी वजह से। इसीलिए हम उसे शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। और इससे भी छूटकर अगर वो पृथ्वी पे गिरता है छोटा पत्थर तो उसे मीटियोराइट बोला जाता है। और दोस्तों अगर आप ये कॉमेट, मीटियर या एस्ट्रॉयड ये सब में ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो ऊपर दिए गए हुए आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको उधर मीटियर या मीटियर शावर इन सब के बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं नासा का क्या फ्यूचर प्लान्स है जब कोई ऐसा एस्ट्रॉयड अगर फ्यूचर में हमारे पृथ्वी की तरफ टकराने आएगा तो उसे ख़त्म करने के लिए।
सबसे पहले कंसिडर करते हैं अराउंड 50 मीटर के ऊपर के जो एस्ट्रॉयड होते हैं, जो कि सिटी डिस्ट्रॉयर होते हैं, एक सिटी को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे एस्ट्रॉयड को अगर डिस्ट्रॉय करना है नासा को, तो वो सबसे पहले क्या करेगी, किनेटिक एनर्जी इम्पैक्ट बोल के एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है, एक स्पेसशिप को, बहुत बड़े स्पेसशिप को एस्ट्रॉयड की तरफ एक एस्ट्रॉयड की तरफ छोड़ा जाता है और उस पे इम्पैक्ट किया जाता है। तो ये जब स्पेसशिप उस पर इम्पैक्ट करती है तो ये कुछ एक सेंटीमीटर में एस्ट्रॉयड की ट्रैजेक्टरी को या ऑर्बिट को शिफ्ट कर देता है। एक कुछ एक सेंटीमीटर ये उतने उसको एस्ट्रॉयड की ऑर्बिट को डिफ्लेक्ट करने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि उसकी ऑर्बिट बहुत बड़ी होती है। तो ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो पृथ्वी की ऑर्बिट से हिल जाएगा या हमारी डेंजरस जो जोन है उससे हिल जाएगा। दोस्तों ये सब है जो छोटे वाली एस्ट्रॉयड पे ही कर सकते हैं। तो इस दूसरे उपाय में एक न्यूक्लियर बॉम्ब को स्पेसशिप पे या किसी रॉकेट पे माउंट करके छोड़ दिया जाता है और न्यूक्लियर बॉम्ब को एस्ट्रॉयड के थोड़े से नज़दीक जाकर ही ब्लास्ट किया जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब को हम डायरेक्ट दोस्तों एस्ट्रॉयड पे नहीं एक्सप्लोड कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो एक एस्ट्रॉयड बहुत छोटे छोटे एस्ट्रॉयड में डिवाइड हो जाएगा, ये ब्लास्ट होके छोटे छोटे एस्ट्रॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारी एक मुश्किल से तैयार होगी बहुत सारी मुश्किलें छोटी छोटी, जिनको डिफेंड करना माइट भी डेंजरस हो सकता है और ज़्यादा। तो इसकी वजह से उसको थोड़ा सा पीछे ही या उसके नज़दीक जाकर ही ब्लास्ट किया जाता है, तो उसके होने वाली शॉक वेव से वो अपनी ट्रैजेक्टरी से थोड़ा हिल जाए। और तीसरा एक उपाय है जो कि है ग्रेविटेशनल ट्रैक्टर बोल के। तो इसमें क्या किया जाता है, एक हैवी स्पेस क्राफ्ट या हैवी स्पेसशिप वो एस्ट्रॉयड के बहुत नज़दीक छोड़ दी जाती है और एक साल के लिए वो एस्ट्रॉयड के साथ ही घूमती है। तो ये इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, ये एस्ट्रॉयड की मास में और ये जो स्पेसशिप छोड़ा है उसकी मास में म्यूचुअल ग्रेविटी तैयार हो जाती है। और हम अगर स्पेसक्राफ्ट को किसी और डायरेक्शन में मोड़ते हैं जो कि हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अगर उस तरफ मोड़ते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी या एस्ट्रॉयड भी उस तरफ हिल जाएगा और जो डेंजर है वो कम हो जाएगा। तो चौथे उपाय में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक बड़ी सी पावरफुल लेज़र माउंट की हुई स्पेसशिप को एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन में छोड़ दिया जाता है। तो ये लेज़र क्या करती है, एस्ट्रॉयड को एक अपोजिट साइड से, अगर हमें एस्ट्रॉयड को अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेज़र को बम्बार्ड किया जाता है या लेज़र को इम्पैक्ट किया जाता है। तो ये लेज़र क्या करती है, पावरफुल लेज़र एस्ट्रॉयड के एक सरफेस को इवापोरेट कर देती है। तो इससे इतना थ्रस्ट जनरेट हो जाता है कि एस्ट्रॉयड कुछ एक सेंटीमीटर्स या कुछ एक डिस्टेंस में हिल जाता है। इससे एस्ट्रॉयड की जो डेंजरस ट्रैजेक्टरी है उससे वो हिल जाता है और नई ऑर्बिट पकड़ लेता है। इन द फिफ्थ ऑप्शन, इसमें क्या होता है, एक स्पेसशिप पे बड़ा सा आप बोल सकते हैं कि मिरर माउंट किया जाता है, जो कि सन रेज जो आ रही है वो सन रेज रिफ्लेक्ट करके एस्ट्रॉयड के एक सरफेस पे इम्पैक्ट कर देता है या इंसिडेंस कर देता है। वो ये सन रेज क्या करती है दोस्तों, ये बहुत बंच ऑफ फोटॉन्स होते हैं, ये फोटॉन एनर्जी से या लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से वो एस्ट्रॉयड को आगे धकेलता है और अपने डेंजरस जो ट्रैजेक्टरी है उसे हटा देता है और रिजल्टिंग नई ट्रैजेक्टरी बना लेता है। तो ये सारे अभी तक अवेलेबल ऑप्शंस है, लेकिन इसकी अभी तक तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर फ्यूचर में आता है तब भी ये सब ट्राई करने के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस तो ज़रूर लगेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते और अभी तक तो किया नहीं है इसे इस्तेमाल, तो प्रैक्टिस की तो ज़रूरत होगी ही होगी और इसकी प्रैक्टिस भी नासा परफॉर्म कर रही है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को देख सकें। Thank you so much for watching.